हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के समय के समाज के बारे में अभी तक हमने देखा था। हमने इसके पहले उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में देखा था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, धौलावीर का जलाशय, हड़प्पा के अन्नागार, इन सब के बारे में, गोदीवाड़ा के बारे में, स्टेडियम, लोथल, धौलावीरा, ये सब हमने देख लिया लोग। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। समाज में जो अर्थव्यवस्था है उसकी बात करते हैं। अर्थव्यवस्था जैसे परंपरागत रूप से हम देखते हैं, कभी भी किसी भी समाज का अभी तक लगभग यही रहा है, कृषि, पशुपालन और व्यापार उद्योग। हड़प्पा सभ्यता में भी देखते हैं तो कृषि इसका बहुत महत्वपूर्ण अंग था और कृषि की बात करें तो बहुत ही उपजाऊ ज़मीन रही होगी। हम जानते हैं किसी भी नगर का अस्तित्व सरप्लस प्रोडक्शन पर ही निर्भर करता है। जब तक हम कृषि में अतिरिक्त उत्पादन नहीं करते, उद्योग नहीं लग सकते, हम अर्थव्यवस्था अपनी सुधार नहीं सकते, क्योंकि भोजन पहले ही आवश्यकता होती है व्यक्ति की। सबसे पहले रोटी और फिर इसके बाद कपड़ा और फिर मकान की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ये जो व्यवस्था रही होगी कृषि से संबंधित, हम कहें बहुत अच्छी रही होगी, जो गांव के लोगों ने इतना उत्पादन किया कि वे नगर के लोगों को कृषि न करते हुए भी भोजन उपलब्ध करा सकें। इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था रही होगी। तो कृषि की बात हम कर सकते हैं कि उस समय उपजाऊ रहा होगा, जलवायु भी अनुरूप रही होगी, भूमि भी उर्वर रहा होगा, सिंचाई की सुविधाओं का भी बहुत जगह पे पता लगता है तत्कालीन उत्खननों से। तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय कृषि व्यवस्था उन्नत रही होगी। 9 तरह के फसलों की बात करते हैं। गेहूं के उत्पादन की बात करते हैं कि 2 तरह की किस्में उगाई जाती थी। एक ट्रिटिकम कम्पैक्ट्रम कहलाता है, गेहूं का एक प्रकार है। दूसरा छोटे आकार के गेहूं होते थे, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ये 2 तरह की फसलें हैं, गेहूं की 2 वैरायटियाँ। जौ की भी 2 प्रजातियाँ मिलती हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो से। तो अन्य स्थलों से भी ऐसा जान पड़ता है कि ये सब मुख्य अनाज रहे होंगे, गेहूं और जौ। इसके अलावा खजूर, सरसों, तिल, मटर, राई, ये सब भी उत्पादन करते थे। लोथल और रंगपुर से धान के बारे में भी जानकारी मिलती है। लोथल और रंगपुर, गुजरात। कपास की खेती होती ही थी और विश्व में सबसे पहले कपास अपने भारत में ही होता था, जो वस्त्र निर्माण का व्यवसाय रहा है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही इसे प्रारंभ किया, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। फिर हम बात कर सकते हैं कि कपास एक अच्छा उत्पादन रहा होगा, जो बाद में यूनानियों ने इसके लिए सिंडन शब्द का प्रयोग किया है, सिंडोन शब्द का प्रयोग किया। तो इस तरह से कृषि के बारे में हम बात कर सकते हैं। कृषि की उर्वरता और जो हमारे पास जिप्सम वगैरह प्राप्त होते हैं, उनसे हम उनकी खादों के बारे में बात कर सकते हैं कि उनके पास खाद थी, जिप्सम जैसी खाद थी। और कुएं और घड़े, इन सब चीज़ों से भी हम सोच सकते हैं कि उनकी सिंचाई के लिए भी व्यवस्था रही होगी। जैसे कि लोथल में नहरों की हम बात कर सकते हैं कि नहर रही हो, ऐसी संभावना दिखाई देती है, और उससे भी इनके बहुत अच्छे उत्पादन होते रहे होंगे। कालीबंगा में जो सिंधु हड़प्पा सभ्यता से पहले के स्तरों से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, यह अपने आप में बहुत सारा
प्रमाण दे देता है, एक जुता हुआ खेत, जिससे हम जान जाते हैं कि जोता गया तो हल बैल से जोता गया होगा, लकड़ी के हल रहे होंगे जो अब नष्ट हो गए। यद्यपि बड़ावली से सिंधु सभ्यता के स्तर से मिट्टी का बना हुआ एक हल मिला है, जो खिलौना हल है, खिलौने का, तो उससे भी हम बड़ावली के टेराकोटा प्लाऊ से भी हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि वो लोग हल रखते थे और निश्चित तौर पर हल रखते थे, उसको चलाने के लिए पशुओं का उपयोग किया होगा। फिर इसके बाद जो उनके खेत मिले हैं, उनसे जो उनकी लकीरें चलती हैं, जो हलों की कूण बनाया जाता था जिसे सीता कहते थे, जो फाल से लकीरें बन जाती हैं, उसको अगर हम देखते हैं तो यह कह सकते हैं कि उस समय शायद मिश्रित फसल ये लोग बोना जानते थे, यानी एक साथ दो दो फसलें, जैसे आज कल भी कभी कभी दिखता है गेहूं के साथ सरसों बो देना या इस तरह की, तो दो फसलें एक ही खेत में एक ही समय में एक सीजन वाली बो देते थे। तो ये प्रमाण हमें दिखाई देता है, अगर हम देखते हैं तो कालीबंगा से दिख जाता है। अब बात करें तो पशुपालन की, तो पशुपालन की भी जानकारी हमारे पास है। तरह तरह के अस्थि अवशेष, मृदभांडों पर चित्रण, मुद्रा पर अंकन और खिलौने जो मिलते हैं, इन सब से हमें पशुपालन की जानकारी मिल जाती है। गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब पाले जाते रहे होंगे। सूअर, हाथी, ऊँट, इनकी हड्डियाँ कम हैं लेकिन हैं, इन हाथी और ऊँट की भी हैं। मोहरों पर तो इनका काफ़ी अंकन किया गया है। कुत्ते, बिल्ली भी पशु हैं, पाले जाते रहे होंगे। हिरण की कई प्रजातियों को दिखाई देता है, सांभर हिरण, चीतल, प्रियक हिरण, कछुआ और मछली के भी प्रमाण मिल जाते हैं, हड्डियां मिलती हैं। ये भोजन के अंग थे, शायद इनको पालते भी रहे हों। इस समय तक घोड़े भी पालते थे, अभी इसकी संभावना पूरी हो गई क्योंकि पहले इस पर संदेह किया जाता था। लोथल से घोड़े की 3 मृण मूर्तियाँ मिली हैं। लोथल से एक जबड़ा मिला है जो बिल्कुल आधुनिक पालतू घोड़े के जबड़े जैसा है। सुरकोटदा से भी हड्डियाँ मिली हैं। रंगपुर से भी घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। रणा घुंडाई से भी घोड़े के प्रमाण मिले हैं। इसीलिए वाकांकर ने लुप्त सरस्वती सिंधु के शोध अभियान के समय सरस्वती तट पर स्थित हड़प्पा काल के टीलों के उत्खनन में अनेक स्थानों पर इन्होंने घोड़े की हड्डियां प्राप्त की और मिट्टी के बने घोड़ों के प्रतिरूप भी बहुत अधिक प्राप्त हुए, जिससे उन्होंने कहा कि नहीं, घोड़े तो पाले ही जाते थे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो तरह तरह के जानवरों की जिनकी हम चर्चा करते हैं, लगभग सारे जानवर उस समय दिखाई पड़ जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे पालतू रहे होंगे, बहुत सारे रहे होंगे जो नहीं भी पालतू हों, लेकिन पालतुओं की संख्या अधिक रही होगी। अब हम इसकी बात करें, अर्थव्यवस्था के दूसरे अंग व्यापार की बात करें, उद्योग और व्यापार की बात करें, तो उस समय तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा बनाते थे और इसके उदाहरण प्राप्त हुए हैं हमें। तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय। सुंदर बर्तन भी उस समय मिलते हैं, ढली हुई वस्तुएं मिलती हैं, कांस की मूर्तियाँ, धातुओं की मूर्तियाँ मिलती हैं, तांबे से मिले हुए बहुत सारे औजार हथियार मिलते हैं, उस्तुरे, छेनी, चाकू, तीर का अगला भाग, भाले का अगला भाग, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे, तलवार, आरी, चाकू। तो कांसे की वस्तुओं के और भी जैसे मूर्ति मिली, तो कुत्ते, बैल और पक्षियों की मूर्तियाँ भी मिलती रहती हैं। तो इन सब से हम कह सकते हैं कि ये बनाते रहे होंगे और इनका बनाने का कारखाना रहा होगा बाकायदे। ऐसे नहीं आसानी से ये सब चीज़ें नहीं बन सकती, इनके लिए कौशल की ज़रूरत पड़ती है तरह तरह के, और एक दृष्टिकोण होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें लगती हैं। तो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के
सोने की भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और जैसे स्वर्ण धूलि को धो करके उसका प्रक्षालन करके सोने को प्राप्त करना कठिन काम था, लेकिन सोना प्राप्त करते थे। उसको कैसे बनाते रहे होंगे, सोना निकालते रहे होंगे, पत्थर से अलग करते रहे होंगे। मन के गोलक, ताबीज, सुई, जड़ाऊ पिन, छोटे व्यक्तिगत आभूषण, इन सब के निर्माण की बात पता चलती है। सोने की अधिकता तो थी, लेकिन चांदी उससे भी ज़्यादा था। चांदी के बर्तन बहुत संख्या में बहुत सी वस्तुएं मिलती हैं। इस समय सीसा, संखिया और सुरमा तथा निकल या रूपक जिसे कहते हैं, इसका भी प्रयोग किया जाता था। तो इसके भी उद्योग और शिल्प रहे होंगे, निश्चित तौर पर ये व्यापार में काम आते रहे होंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी तरह तरह की चीज़ें बनाना जानते थे। इसी तरह सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के लोग या सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग जो थे, वे तरह तरह के बर्तन बनाने में भी बहुत प्रवीण थे। मृदभांड बनाना इनको बहुत अच्छे से आता था। कई तरह के अन्य आकृतियाँ भी बनाते थे। मृदभांड लाल और गुलाबी रूप से सबसे ज़्यादा हैं, बिना चित्रित वाले हैं। चित्रित मृदभांडों की संख्या अपेक्षाकृत कम है और अधिकांश खंडित हैं। बर्तनों पर लाल रंग का चमकदार लेप मिलता है, जिस पर किसी काले रंग के घोल से डिजाइन बनाई जाती थी। डिजाइनों में एक दूसरे को काटते हुए अनेक वृत्त, ज्यामितीय रेखाएं, फूल, पत्तियां, पशु पक्षी सब बनाते थे। यानी प्राकृतिक डिजाइन हम कहें और ज्यामितिक कहें, दोनों तरह की डिजाइनिंग होती थी। माणिक उद्योग भी इनका काफ़ी विस्तृत था। तरह तरह के बहुमूल्य पत्थरों से वस्तुएं बनाई जाती थी और लोग इसके बारे में अच्छे से जानते थे। मोहरें बनाना इनको अच्छे से आता था। मोहरें तरह तरह की बना लेते थे और उसमें सिलखड़ी की मोहरें सबसे ज़्यादा कहते हैं प्रयोग में लाते थे। मनके और विभिन्न आभूषण सामने हैं, जो देख सकते हैं, कह सकते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे बनाते थे। तो इनको मनकों का एक अच्छा उद्योग रहा। चौंदड़ों और लोथल से तो एक पूरी कार्यशाला मिलती है। सोने, चांदी, तांबे, मिट्टी, सैलखड़ी, सीपी, शंख, कम कीमती भी पत्थरों से ये सब मनके बनाते थे। मिट्टी से भी तो बनाते ही थे। इन्हें बड़े सफाई से काटा जाता था, बेंधा जाता था, अंदरूनी भाग में चमक बनाई जाती थी। बहुत कठिन काम था, लेकिन ये लोग बहुत कुशलता से करते थे। मिट्टी, धातु, पत्थर, तीनों तरह की मूर्तियां बनाने में लोग एकदम निपुण थे। लोथल और बालाकोट से विकसित सीप उद्योग, सेल इंडस्ट्री के भी प्रमाण मिलते हैं। सूत की कताई और सूती वस्त्रों की बुनाई के धंधे अत्यधिक विकसित रहे होंगे। अनेक जगहों पर सूती कपड़े के प्रमाण मिल रहे हैं। कताई बुनाई में प्रयुक्त होने वाले 2-3 छेद वाले तकलियाँ भी बहुत से घरों से मिली हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित की मूर्ति अलंकृत शाल ओढ़े हुए है, जो लगता है कि वस्त्रों पर कढ़ाई होती थी। रंगरेजों के नादों के पाए जाने के भी संकेत हैं, जो कपड़ों की रंगाई के लिए रहे होंगे। तो इस तरह से अगर हम उद्योग की बात करें और उस समय के शिल्प की बात करें, उस समय की कृषि की बात करें, उस समय के पशुपालन की बात करें, तो हमें एक लंबी परंपरा दिखाई देती है। और ये स्पष्ट रूप से लगता है कि उस समय के उद्योग हर क्षेत्र में बहुत विकसित रहे होंगे। तो कृषि भी इनकी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। तरह तरह की फसलें, मिश्रित खेती, जिसके लिए सिंचाई, कटाई, गुड़ाई, निराई सब के लिए जो औजार प्रयोग होते हैं लगभग दिखाई देते हैं।
पशुपालन भी इनके अच्छे थे, उसके भी हम कह सकते हैं संक्षेप में कि हर तरह के इनके जानवरों की हड्डियाँ और मूर्तियाँ मिलती हैं, चित्र मिलते हैं। उद्योग भी अच्छे थे, अनेक तरह के उद्योग भी, शिल्प उद्योग भी दिखाई देते हैं, तांबे के भी, कांसे के भी, सोने चांदी के भी दिखाई देते हैं। तो इस तरह के उद्योग, पत्थर उद्योग, वो लकड़ी के उद्योग, वस्त्र उद्योग, तो हर तरह के उद्योग उस समय प्रचलित थे। तो स्वाभाविक है कि इनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही होगी, इसकी संभावना पूरी हो जाती है। आज इतना ही करेंगे, फिर आगे हम बात करेंगे। तब तक के लिए यहीं बंद करते हैं, आगे फिर चालू करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे अगली कहानी। धन्यवाद।